क्या आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सेल तो कर रहे हैं पर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे? तो आज मैं आपको एक 5 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आपके फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है और आपके फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर्स नहीं आ पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो जाके इस वीडियो को देखो और अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले ऑप्टिमाइज करो, जिससे कि इस 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपके ऑर्डर्स के फ्लो में कोई रुकावट ना आए। स्टेप 1 है रिव्यू एंड रेटिंग। अगर आपके प्रोडक्ट पे अभी तक रिव्यू एंड रेटिंग नहीं आए हैं तो आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स आने के चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट सबसे पहली प्रेफरेंस उन प्रोडक्ट को देता है जिनके प्रोडक्ट पे रिव्यू एंड रेटिंग आ चुके होते हैं, जिन पे थोड़ी बहुत भी सेल्स आई है और कस्टमर्स ने उन पे रिव्यू डाला है, रेटिंग डाला है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैंने ही अपने कुछ प्रोडक्टों की नई लिस्टिंग करी है, मैं उन प्रोडक्ट लिस्टिंगों की लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और उनको बोलूंगा कि आप इन प्रोडक्ट को परचेज करें और हर दिन ऐसे नए नए 2-3 लोगों को प्रोडक्ट को परचेज करने बोलूंगा। जरूरी नहीं है कि आप उन ऑर्डर्स पे ओरिजिनल प्रोडक्ट ही सेंड करें। जैसे ही वो ऑर्डर उन्हें डिलीवर हो जाता है उन्हें अच्छी क्वालिटी की इमेजेस सेंड करें और उन्हें 5 स्टार और 4 स्टार रिव्यू करने के लिए बोलें। और याद रखें, हर एक ऑर्डर देश के अलग अलग कोने से होना जरूरी है, एक अलग नंबर से होना जरूरी है, पेमेंट मेथड भी अलग होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अपने यूपीआई से ही डायरेक्टली पे कर रहे हैं, उनके ही यूपीआई से या फिर कैश ऑन डिलीवरी पे करना है, फिर आप उन्हें अपनी तरफ से उनके अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। ऐसा आपको 7 to 10 डेज तक रिपीट करना है और आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। अगर आपका प्रोडक्ट यूजेबल है, अच्छा है और उस प्राइस में एक बेस्ट चॉइस है तो कोई नहीं रोक सकता आपके प्रोडक्ट्स पे ऑर्डर लेके आने में। सेकंड स्टेप आता है गेटिंग द विजिबिलिटी। स्टार्टिंग में हम विजिबिलिटी लेके आने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम फ्लिपकार्ट के प्रमोशन टैब में जाते हैं और ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कर पाए जिससे हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट सेल हो जाए। ऐसा हमको अगले 50 to 100 ऑर्डर्स तक करना है, जिससे कि उस पर ऑटोमेटिकली विजिबिलिटी इंक्रीज होने लग जाएगी, ऑर्डर्स आने लग जाएंगे और फ्लिपकार्ट को एक ट्रिगर मिल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है जिसके कारण इस प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऐसे ही आपके ऑर्गेनिकली रिव्यूज भी आने लग जाएंगे उन कस्टमर्स के थ्रू और देखते ही देखते कुछ समय बाद आपका प्रोडक्ट आपके मेन कीवर्ड पे रैंक करने लग जाएगा। फिर आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस रीसेट कर देनी है और अपने प्रोडक्ट मार्जिन और प्रमोशनल डिस्काउंट के मार्जिन को ऐड कर देना है। स्टेप 3 आता है ऐड विजिबिलिटी। जी हाँ, आपको एड्स जरूर रन करने चाहिए क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है और मैं नहीं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा बजट के साथ ऐड रन करें। आप 1000-2000 रुपए का ऐड रन करें और उसे जितना लॉन्ग टाइम तक हो सकता है उतने लॉन्ग टाइम तक रन करें, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी मेंटेन रहे, उस पर ऑर्गेनिकली हाई प्राइस पे भी ऑर्डर आते रहें और आपके ऑर्डर का फ्लो ना टूटे। क्योंकि जब आप प्राइस रीसेट करके प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो एक जाहिर सी बात है कि आपके ऑर्डर्स गिरेंगे, पर आपको उन ऑर्डर्स को गिरने नहीं देना है और ऐड रन करने हैं जिससे कि आपके ऑर्डर्स मेंटेन रहें। देखते ही देखते हफ्ते 10 दिन में ये सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएगी और आप ऐड पे अपना स्पेंड रिड्यूस कर पाएंगे और इवेंचुअली बंद कर पाएंगे उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। स्टेप 4 आता है रेगुलर प्रमोशन ऑप्शंस। जी हाँ, जब आपकी सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाए तो आपको रुकना नहीं है, आपको प्रमोशंस में रेगुलरली ऑप्टेट करते रहना है क्योंकि आपने आखिरकार अपने प्रोडक्ट की प्राइस में भी तो उन प्रमोशंस का मार्जिन ऐड किया है। तो आपको रेगुलरली प्रमोशंस में ऑप्ट इन करना है जिससे कि आप फ्लिपकार्ट के द्वारा प्रोवाइड किए गए डिफरेंट सेल के सेक्शन में विजिबल हो पाए, क्योंकि लोग उन सेक्शन से ही परचेज करना पसंद करते हैं जो उन्हें सस्ता मिल रहा हो या फिर जो सेल के सेक्शन में आ रहा हो। ये एक फ्री विजिबिलिटी अपॉर्चुनिटी होती है फ्लिपकार्ट की तरफ से, जिसके लिए फ्लिपकार्ट बोलता है कि आप 10% या 15% का डिस्काउंट दे दीजिए, जो आप नेचुरली दे ही सकते हैं क्योंकि आपने तो उन पैसों को, उन मार्जिन को अपने प्रोडक्ट में ऐड ऑलरेडी कर रखा है। और देखते ही देखते धीरे धीरे अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट आपके कीवर्ड्स पे रैंक करने लग जाएगा, क्योंकि ये सारे सिग्नल है जो फ्लिपकार्ट रिसीव करेगा। वो है एड्स के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू, प्राइसिंग के थ्रू, रिव्यूज के थ्रू कि आपका प्रोडक्ट बहुत सेल हो रहा है, आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी अच्छी मिल रही है और लोग उन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण आपके प्रोडक्ट को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो फ्लिपकार्ट कैच करता है कि ये प्रोडक्ट
इस तरीके से चल रहा है, मतलब इसको विजिबिलिटी और देनी चाहिए, ये और अच्छा परफॉर्म करेगा, ये फ्लिपकार्ट को और ज़्यादा कमा के देगा। अल्टीमेटली आप कमाएंगे तो ही तो फ्लिपकार्ट कमाएगा, और आप जब कमा पाएंगे जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, और कस्टमर सेटिस्फाई होंगे इन सारे ट्रिगर पॉइंट से। स्टेप 5 आता है टेक इट स्लोली। आपको किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको एक बार में 4, 5, 10 प्रोडक्ट्स मैक्सिमम पिक करने हैं और उन्हीं के ऊपर काम करना है। 2 से 3 महीने एटलीस्ट इन्वेस्ट करें एक प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करने में, उनके सेल्स लेके आने में, उनके ऊपर ऑप्टेंस लगाने में, क्योंकि इतना टाइम तो आपको लग ही जाएगा। पहले आप रिव्यूज़ लेके आएंगे, फिर आप ऐड चलाएंगे, फिर प्रमोशन में ऑप्टेन करेंगे, तो इन सारे प्रोसेस में आपको इतना समय तो लग ही जाएगा। और आपको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। ये एक लॉन्ग रन गेम है, शॉर्ट रन गेम नहीं है। तो आप सब चीज़ें कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज कर लेंगे, प्राइस ऑप्टिमाइज कर लेंगे, रिव्यू रेटिंग ले आएंगे, प्रमोशंस में ऑप्टेन कर लेंगे, पर आपके रेगुलर बेसिस पे रिव्यू और रेटिंग कैसे आएंगे? क्योंकि एक बार रिव्यू और रेटिंग लेके आना आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको रेगुलर रिव्यू और रेटिंग चाहिए रहते हैं आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली, आपको एक थैंक यू कार्ड बनाना है जिसमें आपको कस्टमर को थैंक यू बोलना है आपके साथ शॉपिंग करने के लिए, और बोलना है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो आप इस प्रोडक्ट पे रिव्यू और रेटिंग ज़रूर से दें। आपको उसमें मेंशन नहीं करना है किसी भी कैशबैक के बारे में, आपको नहीं मेंशन करना है कि आपकी लॉटरी लग गई। ये आपको नीट, क्लीन और ब्यूटीफुल दिखना ज़रूरी है। रिमेंबर ब्रांडिंग, ये एक ब्रांडिंग का पार्ट है। थैंक यू कार्ड को आप प्रमोशन की तरह ना लें। थैंक यू कार्ड को इस तरीके से लें कि आपको कोई बर्थडे पे जैसे कार्ड देता है ना सुंदर सा, बस वैसा ही एक छोटा सा कार्ड, एक छोटा सा कार्ड जिसमें आप थैंक यू बोल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, ग्रैटिट्यूड के साथ, पूरे अच्छे भाव के साथ आपको वो कार्ड लिखना है। वो सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। फिर है सेकंड तरीका, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि अगर आपके नेचुरली रिव्यूज़ और रेटिंग्स नहीं आ रहे हैं आपके थैंक यू कार्ड डालने के बाद भी, तो आप हर 3-4 महीने में अपने फ्रेंड्स और फैमिली से 4, 5, 10 रिव्यूज़ करवा लें, जिससे कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग रिफ्रेश रहेगी और अपडेटेड रहेगी, और फ्लिपकार्ट को ये ट्रिगर मिलता रहेगा कि हाँ, इस पे अभी भी रिव्यूज़ आ रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है, पोटेंशियल होल्ड करता है। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी 5 स्टेप प्रोसेस बता चुका हूँ, पर मैं अभी इस वीडियो को एडिट कर रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इस वीडियो को फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए 100% गाइड बुक बनाना चाहता हूँ। इसको यूज़ करके कोई भी फ्लिपकार्ट सेलर इजीली ग्रो कर पाए। इसीलिए मैं वापस से कुछ पार्ट्स इसमें ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए 100% यूज़फुल हो पाए। और अगर आप कोई और वीडियो ना भी देखें तो भी आप इजीली ग्रो कर पाएंगे। तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें, कुछ बातें मिसिंग थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट, आप इन सभी 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, आप अपने इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, पर अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है और आप उसे सप्लाई कर रहे हैं, तो आप ही बताओ कि उस पे सेल्स कैसे आएंगी। मतलब कि आप कुछ चीज़ें बेच रहे हैं पर उसे कोई ख़रीदना नहीं चाहता, तो आप कैसे उस प्रोडक्ट को बेच लोगे। इसीलिए मैं आप लोग को बहुत बार कहता हूँ अपने वीडियोज़ में कि प्रोडक्ट रिसर्च हमेशा करते रहें, प्रोडक्ट हमेशा ढूंढते रहें। मार्केट कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, लोग ब्रांड खरीदते हैं। आपको ब्रांड बिल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है और प्रोडक्ट रिसर्च कंटिन्यू रखना भी बहुत ज़रूरी है। नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते रहें। क्या पता आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जो लोग खरीदना ही ना चाह रहे हो। आपके ये 5 स्टेप प्रोसेस किए हुए आप ये 5 स्टेप कर लोगे, उसके बाद भी आपके ऑर्डर ड्रास्टिकली इंक्रीज़ नहीं होंगे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो, अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो। इसलिए मैं आपको बार बार जोर देकर इस बात को कहता रहता हूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च करें, प्रोडक्ट ढूंढते रहें। प्रोडक्ट इज़ द किंग। और अपना ब्रांड बिल्ड करना आज ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आप अच्छे मार्जिन्स कमाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि आपको अच्छा विनिंग प्रोडक्ट भी मिल गया और उस प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने मार्जिन्स कैसे बढ़ाएंगे? वो एक ब्रांड के थ्रू ही बढ़ा पाएंगे। आपको एक ब्रांड बिल्ड करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए आप साथ ही साथ एक ब्रांड भी बिल्ड करें, जिससे कि आपको कभी मार्जिन्स का इशू फेस ना करना पड़े। कई बार क्या होता है कि आप सभी चीज़ें सही कर रहे हो, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड भी है और आपने ये 5 स्टेप प्रोसेस भी फॉलो कर लिया, पर फिर भी आपका प्रोडक्ट आउट परफॉर्म नहीं कर रहा। आपके ऑर्डर्स बस 10-15 से 20-25 हो गए हैं,
और आपने उम्मीद की थी कि 100-150 हो जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है और ऑनलाइन में होती ही नहीं है। मतलब कीवर्ड सर्चेस ही नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्ट लोग उसको ऑनलाइन खरीदना ही नहीं चाहते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट को जो वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का ऑलरेडी एक इतना बड़ा सेलर बैठा हुआ है कि वो इतने सस्ते प्राइस में दे रहा है और उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। तो उस चीज़ को बीट करने के लिए आपको भी प्राइस वॉर में कूदना पड़ेगा। मतलब कि प्राइस वॉर में ऐसे ही नहीं कूदा जाता है, प्राइस वॉर में कूदने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। प्राइस वॉर में अगर आपको कूदना है तो आपको पहले अपनी बाइंग सस्ती करनी पड़ेगी। लेट्स से कि आज आप कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको इस प्राइस पे बेचने कि आपके पास 150 रुपये बैग में सेटलमेंट आ जाता है। पर जो दूसरा है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो इस तरीके से सेल करता है कि उसके बैंक अकाउंट में 100 रुपये सेटलमेंट आते हैं। तो आप भी अगर उस 100 रुपये सेटलमेंट में काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी बाइंग प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी। उस बाइंग प्राइस को रिड्यूस करने के लिए आपको मार्केट ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ इंटरनेट पे स्क्रैच करने से नहीं मिलेगा। इंडिया अभी भी वैसा ही मार्केट है जिसमें आपको हिडन जेम्स मिल जाएंगे जो ऑनलाइन है ही नहीं। लोग आज भी पुराने तरीके से बिजनेस करते हैं। तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, दिल्ली के मार्केट में, मुंबई के मार्केट में, गुजरात के मार्केट में। आपको वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी कि ये चीज़ बनती कहाँ पर है, कैसे आप इस चीज़ की प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं। पर ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करो कि आप प्राइस वॉर में कूद गए और आपने बल्क बाइंग कर ली, आपने अचीव कर ली अपने प्रॉफिट मार्जिन्स भी, और आपने अचीव कर लिया उस टारगेट प्राइस पे सेल करना भी, और आप सस्ते पे भी खरीद रहे हैं। पर उसके लिए आपको बहुत सारा बल्क बाई करनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि आप बल्क बाई कर लो और मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाए या फिर कुछ भी मिस हैपन हो जाए। तो आपको उन सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके चलना है। रिस्क तो हमेशा रहेगा, पर आपको हमेशा मिनिमम रिस्क पे काम करना है। सेकेंड, मैं नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में एक 30 डे चैलेंज लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को लाइव इन 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके एक बिजनेस को ज़ीरो से स्क्रैच से ग्रो करके दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी चीज़ को। और अगर आप डेडिकेटली किसी चीज़ को फॉलो करें तो आपके ऑर्डर्स झक मार के आएंगे। पर वो ऑर्डर्स भी जब ही आ पाएंगे जब आपने फर्स्ट स्टेप प्रॉपरली किया होगा, जब आपने फर्स्ट चीज़ प्रॉपरली की होगी, जो मैंने अभी बताया आपको। वो है अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च, अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट। जब तक प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होगा, जब तक आपके ये 5 स्टेप्स किसी काम के नहीं हैं। इसलिए पहले अच्छा प्रोडक्ट लेके आओ। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप का चैलेंज लूँ, 30 डेज तक डेली यूट्यूब पे लाइव आऊँ, तो उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने इस वीडियो पे टारगेट सेट किया है, वो है 1000 लाइक्स का और 350 कमेंट का। जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक्स और 350 कमेंट आ जाएंगे, मैं उस 30 डे चैलेंज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा और जल्दी आपके लिए वो चैलेंज लेके आऊँगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताएं, और आप अगर ऐसा ही वीडियो मीशो के ऊपर भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आपके भी मीशो पे ऑर्डर्स डे बाय डे डिक्रीज होते चले जा रहे हैं? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि मैं जल्द ही उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। और नीचे कमेंट करके अपना मीशो और फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मैं वीडियो कंटेंट आपके कमेंट्स के अराउंड ही बना पाऊँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।